हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ा? अच्छा, आराम से नहीं पढ़ रहे थे। चलो सुनाओ, देखे थोड़े पुराने। मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ? पिताजी का नाम? कहाँ के सामंत थे? मम्मी का नाम? पति का नाम? किसके बेटे थे? दादाजी का नाम? कहाँ के राजा थे? इसलिए पालन पोषण कहाँ हुआ? गुरुजी का नाम? राजस्थान की क्या कहा जाता है? मीरा तो खुद है ही राजस्थान की। और महात्मा गांधी क्या मानते हैं उनको? और द्वारिका की कौन से मंदिर में? भगवान कृष्ण की मूर्ति में। अच्छा, किताबों के नाम बताओ। पदावली, गीत गोविंद। नरसिंह जीरो माई। किसके सहयोग से? अच्छा, राजस्थान की दूसरी मीरा किन्हें कहा जाता है? रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ? पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? गुरुजी का नाम? और ये किसकी भक्ति करती थी? इन्होंने शादी तथा जोधपुर के कौन से राजा की सहायता की? कौन से युद्ध में की? वागड़ की मीरा कौन है? डूंगरपुर के कौन से राजा ने कौन सा मंदिर बनवा के दिया? भूरीबाई अलग कहां की संत थी? वल्लभ संप्रदाय शुरू किसने किया? भगवान कृष्ण के कौन से रूप की मंदिर को क्या कहते हैं? कौन से गीत गाए जाते हैं? जो चित्र बनते हैं उनको क्या कहते हैं? टोटल मंदिर कितने? मथुरेश जी का कहां पे? और द्वारिकाधीश जी कहां पे? कांकरोली। श्रीनाथ जी, नाथ द्वारा का पुराना नाम? गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी कामा के अंदर। उसके बाद आपका गौड़ीय संप्रदाय किसने शुरू किया? जयपुर में कौन सा मंदिर किसने बनवाया? जयपुर के राजा खुद को। मदन मोहन जी का मंदिर किसने बनवाया? निम्बारक संप्रदाय किसने शुरू किया? राधा जी को भगवान कृष्ण की मुख्य केंद्र कौन सा है? ये केंद्र किसने स्थापित किया? उनका जन्म कहां पर हुआ? कौन से क्षेत्र में? इनका मेला कब लगता है? प्रणामी संप्रदाय किसने शुरू किया? मुख्य केंद्र कौन सा? बुक कौन सी? कौन से भगवान की पूजा? जयपुर में कहां पे मंदिर? रामानंदी संप्रदाय किसने शुरू किया? कौन से भगवान की पूजा किस रूप में करते हैं? इसलिए संप्रदाय क्या कहलाता है? कृष्ण भट्ट ने कौन सी बुक लिखी? इसमें किसकी प्रेम कहानी है? गलता जी वाला केंद्र किसने स्थापित किया? कृष्णदास है। आमेर का कौन सा राजा और उसकी कौन सी रानी किसके अनुयायी थे? एक और सेंटर सिक्कर में कहां पे किसने स्थापित किया? गलता जी का नाम गलता जी क्यों है? कौन सा मंदिर बना हुआ है? कौन से संप्रदाय का? उत्तर भारत का। बंदरों की अधिकता के कारण। राम से निर्गुण है या सगुण है? दशरथ पुत्र राम की पूजा तो किसकी पूजा करते हैं? संत कैसे कपड़े पहनते हैं? शाहपुरा पीठ किसने स्थापित की? रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ? कहां पे? कौन से परिवार में हुआ? कौन से? विजयवर्गीय। पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? बचपन का नाम? गुरुजी का नाम? बुक कौन सी लिखी? शाहपुरा के कौन से राजा ने इन्हें क्या क्या बनवा के दिए? शाहपुरा में कौन सा मेला होता है? कब होता है? रेन वाली पीठ किसने स्थापित की? इनका जन्म कहां पर हुआ? कौन से परिवार में हुआ? दुनिया पठान। पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? गुरुजी का नाम? ये सभी रामसनेही संतों में सिंथल वाली पीठ किसने स्थापित की? और खेड़प्पा वाली किसने स्थापित की? लिखो, हरि रामदास।
जन्म कहां पर हुआ? सिंथल। पिताजी का नाम? भागचंदे जोशी। मम्मी का नाम? गुरुजी का नाम? जयमलदास जी। और ग्रंथ कौन सा लिखा? और निशानी किससे संबंधित ग्रंथ है? योगा से संबंधित योग ग्रंथ। पिताजी का नाम क्या है? भागचंदे जोशी। तो लिखो, इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली। ये नहीं उतारा आपने? उतार लो, उतार के लिख लेना। तो जन्म कौन से परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में। किसका? हरिराम दास। किसका? हरिराम। आगे चलो, अब तो उतार लिया। आगे लिखो, रामदास जी। जन्म कहां पर हुआ था? बीकमकोर। बीकमकोर जोधपुर में एक जगह पड़ती है। बीकमकोर कहां पड़ता है? जोधपुर। पिताजी का नाम? शार्दुल। मम्मी का नाम? गुरुजी का नाम? ये सिंथल वाले ही है। सिंथल वाले जो हरिराम दास जी है, ये किसके गुरुजी हैं? रामदास जी। इनका जो जन्म हुआ था वो एक मेघवाल परिवार में हुआ था। इनका जन्म मेघवाल परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन मेघवाल फैमिली। अब देखो आप, एक गुरुजी थे जयमलदास जी। कौन गुरुजी? उनके चेले वे हरिराम दास जी। कौन वे? और इन्होंने एक ब्रांच स्थापित कर दी सिंथल। इनके चेले वे, इन्होंने कौन सी ब्रांच बना दी? खेड़ापा वालों के गुरु सिंथल वाले। सिंथल वालों के गुरु जयमलदास जी। तो जयमलदास जी सिंथल वालों के तो गुरु है, खेड़ापा वालों के दादा गुरु है। गुरु के भी गुरु है तो दोनों के गुरु हो गए। इसलिए जयमलदास जी को दोनों ब्रांच का गुरु माना जाता है। किस किस का? सिंथल और इनका माना जाता है आदि आचार्य। क्या माना जाता है? आदि का मतलब था पहला। आदि का मतलब? आचार्य का मतलब गुरु। आचार्य का मतलब सिंथल और खेड़ापा दोनों के पहले कोई गुरु है तो वो कौन से है? कौन से है? नीचे लिख लो, जयमलदास जी बराबर लिखो। सिंहंतल तथा खेड़ापा शाखाओं के आदि आचार्य। आदि आचार्य ऑफ सिंहंतल एंड खेड़ापा ब्रांचेज। सिंहंतल तथा खेड़ापा शाखाओं के आदि आचार्य। आदि आचार्य ऑफ सिंहंतल एंड खेड़ापा ब्रांचेज। सिंहंतल तथा खेड़ापा शाखाओं के आदि आचार्य। आदि आचार्य ऑफ सिंहंतल एंड खेड़ापा ब्रांचेज। कौन है दोनों के आदि आचार्य? जयमलदास जी। अगला संप्रदाय लिखते हैं। नाथ संप्रदाय।
नाथों की दो ब्रांच है। एक ब्रांच का नाम है माननाथी। कौन से नाथ है? इनका जो मुख्य केंद्र है वो है महामंदिर, जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर। एक और ब्रांच है, उसका नाम है विरागनाथी। जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, मतलब ना घर बार छोड़ गए, उनका मुख्य केंद्र है राताडूंगा, नागौर में जगह पड़ती है। माननाथियों का मुख्य केंद्र कौन सा? महामंदिर। विरागनाथियों, जिन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, घर बार छोड़ गए, उनका कौन सा? राताडूंगा। राताडूंगा नागौर, महामंदिर जोधपुर। उतार लिया? अब सुनो, देखो, इनका नाम माननाथ इसलिए है क्योंकि जोधपुर में एक राजा हुआ था, मान सिंह। जोधपुर में राजा कौन हुआ? उसकी अपने भाई भीम सिंह से नहीं बनती थी। किसे नहीं बनती? इसलिए वो चला गया जालोर। कहां चला गया? जालोर के किले में शरण लेके बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? मान सिंह। और भीम सिंह दिल्ली अटैक करे, दिल्ली दो चार बंदे मार दे उसके, मतलब मान सिंह कुल मिला के अपने यूं अंतिम समय काट रहा है वहां पे। एक दिन मान सिंह के कुछ सैनिक जालोर के किले में नीचे पानी लेने के लिए गए। बीच में बाबा जी बैठे थे, एक देवनाथ। क्या नाम था? देवनाथ जी बैठे थे। जब सैनिक वापस आ रहे थे तो देवनाथ जी ने पूछा उनको, अरे भाई कौन हो रहे तुम लोग? पहले देखा नहीं कभी तुमको। साहब हम जोधपुर के राजा हैं मान सिंह, उनके भाई भीम सिंह से लड़ाई हुई तो भीम सिंह ने वहां से निकाल दिया। वो जोधपुर के राजा बनना चाहते हैं, पर राजा उनका भाई भीम सिंह बन गया, तो हम यहाँ जालोर में शरण लिए बैठे हैं। पानी पिलाओ। डोगरे ने पानी पिया। पानी पी के, हाँ क्या 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 नाम बताया, कौन है वो तुम्हारा? मान सिंह है। तो जाके कहना उस मान सिंह को, कल वो जोधपुर का राजा बनेगा। वो भागे भागे, उन्होंने कहा नीचे एक बाबा बैठा है, वो कह रहा है कल आप जोधपुर के राजा बन जाओगे। मान सिंह ने लंबी सांस लेके कहा कि रात को जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे? आज रात को भीम सिंह के मार जाए तो क्या पता, पर चमत्कार को नमस्कार, उस रात को जोधपुर में भीम सिंह मर गया। अगले दिन जोधपुर वाले मंत्री चला के आए और मान सिंह को आके कहा, मान सिंह जी जोधपुर चलो, जोधपुर में चल के क्या बनो? राजा। मान सिंह का, मैं? हाँ साहब, आप आपके भाई भीम सिंह मर गए तो आपको राजा बनाना चाहते हैं हम लोग। और मान सिंह ने कहा कि वो बाबे को लाहौर पकड़ गए। देवनाथ जी को पकड़ के लाया। देवनाथ जी को पूछा कि महाराज आपको कैसे पता चला कि मैं कल जोधपुर का राजा बन जाऊंगा? और देवनाथ जी ने कहा कि बालक, हम भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, हमसे कुछ भी छुपा हुआ। और मान सिंह ने दंडवत प्रणाम किया और मान सिंह का, महाराज आप मेरे साथ चलो। तो उन नाथों को जालोर से कहां लेके आ गया था? जोधपुर। वे नाथ जो मान सिंह के साथ आ गए, क्या कहलाए? तो किसने राजा बनने की भविष्यवाणी की थी? और फिर मान सिंह इन नाथों के साथ ही रहता था। इसलिए नाथों पर उसने बुक लिखी थी, नाथ चरित्र। कौन सी बुक लिखी? मतलब इतना नाथों के साथ रहता है कि हम उसको कहते हैं मारवाड़ का सन्यासी राजा। एक मारवाड़ का राजा जो क्या बन गया था? फिर जब ये मर गए, देवनाथ जी मर गए, तो इनका बेटा भीमनाथ और इनका भाई है लाडूनाथ, उनमें आपस में लड़ाई हो गई कि मां मंदिर किसका है। भाई मान सिंह ने इनको मां मंदिर बनवा के दे दिया था, फिर मान सिंह इनको एक और मंदिर बनवा के देता है, उदय मंदिर। कौन सा? तो जोधपुर में नाथों के दो मंदिर है। कौन कौन से? कौन सी बुक लिखी उसने? नाथ चरित्र। कौन सी बुक? और किसको जालोर से लेके आया था? लिखो। जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वॉज इन जालोर, जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वॉज इन जालोर, जब मानसिंह जालोर में था, व्हेन मानसिंह वॉज इन जालोर, तो देवनाथ ने उसके राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग। तब देवनाथ ने उसके जोधपुर के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी।
देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग ऑफ जोधपुर। तब देवनाथ ने उसके जोधपुर के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग ऑफ जोधपुर। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? तबीयत खराब है? बाहर चली जाओ, टैबलेट वगैरह ले लो, कोई घर जाना हो तो घर चली जाओ, वरना बाहर रेस्ट कर लो बैठ के। तब देवनाथ ने जोधपुर के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। देन देवनाथ फोरकास्टेड हिम बिकमिंग किंग ऑफ जोधपुर। लाइन चेंज करके लिखो। नाथ संप्रदाय के लिए, फॉर नाथ सेक्ट, नाथ संप्रदाय के लिए, फॉर नाथ सेक्ट, नाथ संप्रदाय के लिए, फॉर नाथ सेक्ट, इसने जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। इसने जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। इसने जोधपुर में महामंदिर तथा उदय मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट महामंदिर एंड उदय मंदिर एट जोधपुर। कौन कौन से दो मंदिर है? आगे लिखो। इसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड नाथ चरित्र। इसने किसने? इसने नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड नाथ चरित्र। नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। ही रोट ए बुक नेम्ड नाथ चरित्र। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए सेंट किंग ऑफ मारवाड़। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए सेंट किंग ऑफ मारवाड़। सन्यासी देख मैंने कैसे लिखा। इसे मारवाड़ का सन्यासी राजा कहा जाता है। ही इज कॉल्ड ए सेंट किंग ऑफ मारवाड़। क्या कहा जाता मारवाड़ का? कौन सी बुक लिखी थी इसने? नाथ चरित्र। कौन कौन से मंदिर बनवाए थे? और कहां पर बैठा था तब इसके राजा बनने की भविष्यवाणी? और किसने की थी? तो इसने देवनाथ जी पे बहुत सुंदर प्यारा भजन लिखा। आप घर पे जाके सुनना। भजन का नाम है प्रेम प्यालो। क्या नाम है? कल मैंने बताया था, वो सुना कि नहीं सुना? कैसे लिखूं कुकू पुत्री, सुना कि नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना? बस तो मैं श्राप दूंगा बाकियों को भी है। फोन ही नहीं तेरे पास? अरे दंडोत प्रणाम। पड़ोसी के फोन में सुन लेती। रूममेट नहीं तेरी कोई? कहाँ रहती है? रूम लेके, और रूम में अकेली? तो भाई वाले फोन में देख। आज उसको कहना कि प्रेम प्यालो लगा दे। ठीक है, आज कौन सा भजन सुनोगे जाके? प्रेम प्यालो। कौन सा? किसने किसके लिए लिखा? मान सिंह ने देवनाथ जी के लिए। मान सिंह ने के लिए। जोधपुर में मिठाई मिलती है प्रेम प्यालो। जोधपुर के राजा का भजन लिखा हुआ है प्रेम प्यालो, इसलिए जोधपुर में एक मिठाई का नाम क्या है? आप कभी जोधपुर जाएं तो किसी होटल में जाके मुझे क्या दो? मैं क्या पीना चाहता हूं? एक नाथ बाबा और हुए थे, रतन नाथ। क्या नाम था? इन्होंने जैसलमेर में एक राजा को राजा बनने का आशीर्वाद दिया था, देवराज को। किसको? लिखो, अलग नीचे अलग लाइन चेंज करके लिखो। रतन नाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। रतन नाथ गिव ब्लेसिंग टू देवराज फॉर बिकमिंग किंग ऑफ जैसलमेर। रतन नाथ ने देवराज को जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। रतन नाथ गिव ब्लेसिंग टू देवराज फॉर बिकमिंग किंग ऑफ जैसलमेर। जैसलमेर का राजा बनने का आशीर्वाद दिया था। जालोर में एक मंदिर है, उसका नाम है सिरे मंदिर। क्या नाम है? ये भी भाई नाथ संप्रदाय से संबंधित है। लिखो, जालोर का सिरे मंदिर, सिरे टेम्पल ऑफ जालोर। जालोर का सिरे मंदिर, सिरे टेम्पल ऑफ जालोर, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इज बिलोंग टू नाथ सेक्ट। नाथ संप्रदाय से संबंधित है।
कौन से संप्रदाय से? और मुझे लगता है अपने राजस्थान में नाथ संप्रदाय खूब ही प्रभावी था। जाम्बोजी जसनाथ जी दोनों गोरखनाथ जी के चले। तो गोरखनाथ जी वाला संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। गोपीचंद भर्तृहरि की कहानी आपने सब जगह चलती है। गोपीचंद भर्तृहरि के गुरु जी भी कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु जी भी कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ जी। फिर अपने मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, रूपनाथ जी, है ना? मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, रूपनाथ जी, बालीनाथ जी। हडबू जी के रामदेव जी के गुरु जी कौन है? बालीनाथ। है ना? नाथ संप्रदाय वाले अपने खूब थे राजस्थान में। किसी टाइम में नाथ संप्रदाय खूब फला फूला था अपने यहाँ पे। अगला संप्रदाय लिखो, उंदरिया। उदयपुर में एक गांव है उंदरी, वहां से संप्रदाय चला तो नाम ही क्या हो गया? उंदरी। जयसमंद झील, जयसमंद झील का नाम सुना होगा? जयसमंद झील के आसपास के इलाके में भील संप्रदाय में जो सॉरी भील जनजाति में जो संप्रदाय लोकप्रिय है वो कौन सा है? देखो, जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में, इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जयसमंद, जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में, इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जयसमंद, जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र में, इन सराउंडिंग एरिया ऑफ लेक जयसमंद, भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। भील जनजाति में यह समुदाय लोकप्रिय है। दिस सेक्ट इज पॉपुलर इन भील ट्राइब। भील जनजाति में यह संप्रदाय लोकप्रिय है। दिस सेक्ट इज पॉपुलर इन भील ट्राइब। एक मैंने मल्लीनाथ जी का संप्रदाय बताया था क्या? कुंडा बताया था मैंने। तो ये भाई अपने हिंदुओं के संत और संप्रदाय। आगे लिखो, जैन। जैन संत। और पहले लिखो आचार्य भिक्षु स्वामी। क्या नाम बताओ देखे? आचार्य भिक्षु स्वामी। जन्म स्थान लिखो, पाली में एक जगह पड़ती है। क्या नाम बोलो देखे? क्या लिखा है? तेरा गांव थोड़ी बताना है। चला, जन्म स्थान पाली में कौन सी जगह पड़ती है? इन्होंने एक पंथ शुरू किया था भाई, तेरा पंथ। कौन सा संप्रदाय शुरू किया? श्वेतांबरों की ब्रांच होती है तेरा पंथ, लिख लो। इन्होंने तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ये फाउंडेड तेरा पंथ सेक्ट। तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ही फाउंडेड तेरा पंथ सेक्ट। मृत्यु लिखो, वहीं पाली में एक जगह और पड़ती है सिरियारी। ये भी तीर्थ स्थान बना हुआ भाई। अब तो देख लो, मृत्यु सिरियारी पाली। सिरियारी पाली। तो जन्म कहां पर हुआ बताओ? कौन सा पंथ शुरू किया? और मृत्यु कहां पर हुई? किसकी? आचार्य भिक्षु स्वामी। क्या नाम है? आचार्य भिक्षु स्वामी। आगे चलो, लिखो आचार्य तुलसी। जन्म स्थान लिखो लाडनू। नया डिस्ट्रिक्ट बन गया डीडवाना। जन्म स्थान कौन सा? लाडनू। लाडनू कहां पर?
रिडवाना। तेरापंथ शाखा शुरू किसने की थी? ये उसके नवे आचार्य थे भाई, लिखो। तेरापंथ संप्रदाय के नवे आचार्य थे। He was ninth आचार्य ऑफ तेरापंथ सेक्ट, आचार्य गुरु तेरापंथ संप्रदाय के नवे आचार्य थे। He was ninth आचार्य ऑफ तेरापंथ सेक्ट। जैनों में 5 व्रत होते हैं, एक दिन पहले भी हमने बात की थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी, अपरिग्रह धन का संग्रह नहीं करना, और ब्रह्मचर्य मतलब संयम रखना। ये 5 होते हैं। साधु सन्यासी मानते उसको बोलते हैं महाव्रत, गृहस्थ जो मानते उसको बोलते हैं अणुव्रत। क्या बोलते हैं? तो इन्होंने 1949 में चूरू में कस्बा पड़ता है सरदार शहर, कौन सा कस्बा है? वहां से एक आंदोलन चलाया था, अणुव्रत आंदोलन। कौन सा? कि भाई लोग इन चीजों को माने, इन व्रतों का पालन करें, इसलिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? अणुव्रत आंदोलन। लिखो 1949 ईस्वी में, इन 1949 एडी, 1949 ईस्वी में, इन 1949 एडी सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया था। He started अणुव्रत मूवमेंट फ्रॉम सरदार शहर। चूरू में भाई सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया था। He started अणुव्रत मूवमेंट फ्रॉम सरदार शहर। सरदार शहर से अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया था। He started अणुव्रत मूवमेंट फ्रॉम सरदार शहर। सरदार शहर से क्या शुरू किया था? अणुव्रत आंदोलन। किसने? आचार्य। कहां के रहने वाले थे? जन्म कहां पर हुआ था? तो 1991 में लाडनू में एक विश्वविद्यालय बनाया था, जैन विश्व भारती। कौन सा? कब स्थापित किया? कहां पे? लिखो 1949 ईस्वी में, सॉरी 1991 ईस्वी में, इन 1991 एडी, 1991 ईस्वी में, इन 1991 एडी लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। He founded जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट लाडनू। लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। He founded जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट लाडनू। लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। He founded जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट लाडनू। लाडनू में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1994 में चूरू में एक और कस्बा पड़ता है, सुजानगढ़। कौन सा कस्बा है? सुजानगढ़। यहां से इन्होंने, यहां पर इन्होंने मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया? एक बार आप लिखो, फिर मैं समझाता हूं। लिखो 1994 ईस्वी में, इन 1994 एडी, सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड मर्यादा फेस्टिवल एट सुजानगढ़। सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड मर्यादा फेस्टिवल एट सुजानगढ़। सुजानगढ़ में मर्यादा महोत्सव का आयोजन किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड मर्यादा फेस्टिवल एट सुजानगढ़। सुजानगढ़ में किसका आयोजन किया? मर्यादा का मतलब होता है सीमा। मर्यादा का मतलब लिमिट। किसी भी व्यक्ति को अपनी लिमिट क्रॉस है। समाज में, विश्व में, देश में सारी लड़ाइयों का कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमाओं का क्या करना चाहता है? अतिक्रमण। किसी भी मामले में वो अधिक से अधिक पावर अर्जित करना चाहता है तो उस पावर का अतिक्रमण कर रहा है। अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता है तो धन का अतिक्रमण कर रहा है। अधिक से अधिक जमीन रखना चाहता है तो जमीन का अतिक्रमण कर रहा है। तो हर व्यक्ति एक दूसरे की फिर वो जमीन पर कब्जा करने का, धन पे कब्जा करने का प्रयास करेगा। इसमें समाज में लड़ाइयाँ होगी, शांति स्थापित होगी। तो इन्होंने कहा भाई प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में किसका पालन करना चाहिए? मर्यादाओं। मर्यादा मतलब क्या? सीमा। लिमिट में रहना चाहिए, अपनी लिमिट क्रॉस करनी, किसी भी मामले के अंदर वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन संतुलित होना चाहिए। तो कौन सा महोत्सव मनाया? कौन सा महोत्सव? मर्यादा।
फिर इन्होंने कहा था कि भाई समाज में एक ये भी है कि हम अतिक्रमण करने लग गए और हम केवल एक ही चीज पर बल दे रहे हैं, अर्जन। किस पर बल देते हैं? टू कलेक्ट, इकट्ठा करना। हर आदमी केवल इकट्ठा करना चाहता है, जबकि हमें समाज के कल्याण में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विसर्जन। हमें लोक कल्याण में धन लगाना चाहिए, लोक कल्याण में अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। हम अर्जन पर बल ना दे के विसर्जन पर बल देंगे तो समाज में शांति व्यवस्था अपने आप स्थापित हो जाएगी। किस पर बल दिया इन्होंने? विसर्जन मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन, लिख लो। इन्होंने विसर्जन पर बल दिया था। He emphasized on विसर्जन। इन्होंने विसर्जन पर बल दिया था। He emphasized on विसर्जन। डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, इन्होंने विसर्जन पर बल दिया था। किस पर बल दिया? विसर्जन। विसर्जन पर बल दिया था। फिर इनका एक बहुत अच्छा डायलॉग है। इन्होंने कहा था इंसान पहले इंसान, बाद में हिंदू या मुसलमान। क्या कहा था? लिखो। इन्होंने कहा था कि he said that, इन्होंने कहा था कि he said that, डैश लगा के लिखो। इंसान पहले इंसान, ह्यूमन इज ह्यूमन फर्स्ट। इंसान पहले इंसान, ह्यूमन इज ह्यूमन फर्स्ट। बाद में हिंदू या मुसलमान, देन हिंदू और मुसलमान। बाद में हिंदू या मुसलमान, देन हिंदू और मुसलमान। एक और लिखो, आचार्य महाप्रज्ञ। क्या नाम बताओ देखिए? लिखो। जन्म स्थान टमकोर, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है। जन्म स्थान टमकोर। टमकोर कहां पड़ता है? झुंझुनू। आचार्य तुलसी तेरापन संप्रदाय के कौन से आचार्य थे? ये 10वें। लिखो। तेरापन संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। He was 10th आचार्य ऑफ तेरापन सेक्ट। तेरापन संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। He was 10th आचार्य ऑफ तेरापन सेक्ट। तेरापन संप्रदाय के 10वें आचार्य थे। इसका मतलब 9वें आचार्य ने जो काम किया उनमें इनका भी योगदान रहा होगा। 9वें आचार्य ने चलाया अणुव्रत आंदोलन। कौन सा चलाया? तो वो तो स्टार्ट कर देंगे, काम तो कार्यकर्ता ही करेंगे। उस समय तो ये भी कार्यकर्ता थे। तो कौन से आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? इन्होंने अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। He played major role in अणुव्रत मूवमेंट। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। He played major role in अणुव्रत मूवमेंट। अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। He played major role in अणुव्रत मूवमेंट। कौन से आंदोलन में? अणुव्रत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। फिर 1979 में इन्होंने समाज के चरित्र निर्माण के लिए, किसके लिए? कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण के लिए इन्होंने कहा कि हमें शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत करनी चाहिए। किसकी शुरुआत करनी चाहिए? इन्होंने कहा भाई अभी हमारी जो शिक्षा है उसका एक ही उद्देश्य है, ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर लो, है ना। इसके अलावा शिक्षा कोई उद्देश्य नहीं। शिक्षा का उद्देश्य है समाज का चरित्र सुधरे। यदि कोई पढ़ लिख के भी आदमी गलत काम करता है, इसका मतलब शिक्षा अधूरी है। यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपका आचरण सुधरता नहीं है, इसका मतलब शिक्षा पूरी नहीं हुई। यदि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपके चरित्र में कोई गुणात्मक वृद्धि नहीं होती है, इसका मतलब आपने ढंग की शिक्षा प्राप्त। तो समाज के चरित्र का निर्माण करना है तो बच्चों को सिखाना पड़ेगा जीने का विज्ञान। क्या सिखाना पड़ेगा? साइंस ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ
लिविंग, जीवन कैसे जिया जाए वो सिखाया जाए, उसमें अच्छी बातें क्या क्या वो सिखाया जाए। हमने हमारी शिक्षा के लिए बना दिया कि नंबर कितने लाने हैं, है ना, ज्यादा नंबर ले आया बस अच्छी बात है। अब उसके अंदर भले दूसरे गुण आए भले नहीं आए, हम उनकी तरफ देखते, जबकि हमें वो गुणात्मक विकास भी समाज का करना होगा, समाज का चरित्र निर्माण करना होगा। इसके लिए शिक्षा में किसकी शुरुआत की जाए, किसकी? इससे तो आप भी सहमत हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो 1979 ईस्वी में, इन 1979 एडी, 1979 ईस्वी में, इन 1979 एडी, समाज के चरित्र निर्माण के लिए, फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी, समाज के चरित्र निर्माण के लिए, फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग ऑफ सोसाइटी, शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। ही स्टार्टेड साइंस ऑफ लिविंग इन एजुकेशन, शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। ही स्टार्टेड साइंस ऑफ लिविंग इन एजुकेशन, शिक्षा में साइंस ऑफ लिविंग की शुरुआत की थी। ही स्टार्टेड साइंस ऑफ लिविंग इन एजुकेशन, शिक्षा में किसकी शुरुआत की थी? साइंस ऑफ लिविंग। तो इनका कहना था कि भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज का चरित्र निर्माण, समाज का, उसमें कैरेक्टर का विकास हो। समाज में जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे, अच्छी तरीके से जीना सीखे, उसे पता हो सही क्या और गलत है। केवल नंबर वाला सिस्टम ही नहीं हो। अब है कि भाई नंबर ज्यादा आ गए इसका मतलब आप अच्छे हो, नंबर कम आए इसका मतलब आप बुरे हो। क्या पता वो 5 सब्जेक्ट उसके पल्ले नहीं पड़ रहे, उसके अलावा दुनिया में खूब सारी बातें उसको आती हो, उनके अंदर वो बहुत अच्छा कर पाए, लेकिन ये हम सिखाते नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि किसी बच्चे के नंबर कम आए, उसने सुसाइड कर लिया, इसका मतलब हमने उसको जीना नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाया? हम उसे सिखा पाते कि नहीं भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसमें नंबर कम आ गए, जिंदगी के दूसरे कई एग्जाम होंगे उनके अंदर तू पास होगा, तो उनके अंदर बाकी वाले पास नहीं होंगे। यदि हम ये सिखा पाए बच्चों को तो शायद हम अगली पीढ़ी को ज्यादा अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। इसलिए शिक्षा में किसकी शुरुआत होनी चाहिए? साइंस ऑफ लिविंग। फिर जैन धर्म अहिंसा पर ज्यादा बल देता है, तो 2001 में इन्होंने अहिंसा यात्रा निकाली थी। कौन सी यात्रा निकाली? सुजानगढ़ से। कहां से? चूरू में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है? सुजानगढ़। लिखो 2001 ईस्वी में, इन 2001 एडी, 2001 ईस्वी में, इन 2001 एडी, सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। They started अहिंसा मार्च फ्रॉम सुजानगढ़, सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। They started अहिंसा मार्च फ्रॉम सुजानगढ़, सुजानगढ़ से अहिंसा यात्रा की शुरुआत की थी। He started अहिंसा मार्च फ्रॉम सुजानगढ़। 2002 में अपने गुजरात में दंगे हो गए थे, सांप्रदायिक दंगे हो गए। उस समय अपने देश के राष्ट्रपति हुआ करते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? कलाम सर को लगा कि यार समाज में धर्म की वजह से लड़ाइयां हो रही है, इन लड़ाइयों को रोका जाना चाहिए। तो सारे धर्मों के बड़े बड़े जो मुखिया टाइप के लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनको बुला कहा जाए अपने अपने धर्म में जाके बताओ कि धर्म के आधार पर लड़ना नहीं है। तो 2003 में गुजरात में एक शहर पड़ता है सूरत। कौन सा है? सूरत। वहां पे एक धर्म सम्मेलन बुलाया गया। क्या बुलाया गया? रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। किसने बुलाई? एपीजे अब्दुल। सारे धर्मों के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी बौद्ध जैन जितने धर्म है सारे धर्मों के धर्माचार्य इकट्ठे किए। वो सारे धर्माचार्य जो इकट्ठे हुए उनकी अध्यक्षता करने वाले थे आचार्य महाप्रज्ञ। अध्यक्षता किसने की? बड़ी बात है, भारत के सारे धार्मिक लोग इकट्ठे हुए, उनकी अध्यक्षता किसने की? कब हुआ ये धर्म सम्मेलन? कहां पे हुआ? किसने बुलाया? क्या बुलाया? अध्यक्षता किसने की? 2003 ईस्वी में, इन 2003 एडी, 2003 ईस्वी में, इन 2003 एडी, सूरत में, एट सूरत, सूरत में, एट सूरत, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्या नाम था पूरा? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। कलाम सर का पूरा नाम नहीं पता? अल्लाह रहम करे तुम पे। क्या लिखा है? राष्ट्रपति
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, कंडक्टेड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, कंडक्टेड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, कंडक्टेड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी, विच वॉज हेडेड बाय आचार्य महाप्रज्ञ। हेड कौन थे उसके? जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी, विच वॉज हेडेड बाय आचार्य महाप्रज्ञ। जिसकी अध्यक्षता आचार्य महाप्रज्ञ ने की थी। इन्होंने किताबें लिखी थी भाई, पुस्तकें लिखो। एक बुक लिखी थी फैमिली एंड नेशन, एक बुक लिखी थी इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। कौन कौन सी दो किताबें बताओ देखिए? फैमिली एंड नेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। क्या क्या नाम किताबों के? फैमिली एंड नेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ महावीर। किसकी किताबें? ये तीन संत पढ़ने, पढ़ो एक बार वापस, अभी पूछूंगा मैं आपसे।
यही तो है। कौन सा संप्रदाय? पहले कौन, नवे कौन, 10वें कौन? इनका जन्म, इनका जन्म, इनकी इनकी मृत्यु। कौन सा आंदोलन, कब से, कहां से, कौन सा विश्वविद्यालय, कब, कहां पे, कौन सा महोत्सव, कब से, कहां पे, किस पे बल दिया? इंसान। कौन से आंदोलन में मुख्य भूमिका, किसकी शुरुआत, कौन सी यात्रा, कहां से, कब से, कौन सा सम्मेलन, कब, किसने बुलाया, अध्यक्ष कौन थे? किताबें याद रह जाएंगे। लिखो मुस्लिम संत। पहले लिखो भाई लालदास जी। उतार लिया? बताओ जन्म कहां पर हुआ? अलवर। पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, गुरुजी का नाम, समाधि कहां पर है? अलवर। मुख्य केंद्र कौन सा है? ये तुम बताओगे मेरे को। किसका मंदिर था? मेले कब कब लगते हैं? भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल क्या थे देव बाबा? पशु चिकित्सक क्या थे? इनको राजी करने के लिए। कोई बात नहीं, पूरी क्लास में मेरे को तो याद ही है, एक को याद होना चाहिए। आपको जो मेरे हो जाए, अपने बंटावा थोड़ी आपस में कुछ है। आप याद कर क्या करोगे? मैंने याद कर लिए। आपको तो वैसे भी एग्जाम नहीं देना। देना है? क्या बात करते हो? तुम पेपर दोगे? चल बात लिखो मेले। एग्जाम दोगे फिर पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए है। भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तुम जिंदगी में कंफ्यूज हो। तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे एक तो
पुराने पेपर निकाला करें। किसी भी टॉपिक को पढ़ें, उसके पुराने पेपर साथ के साथ निकाल लिया करें, उससे वो टॉपिक ज्यादा क्लियर होता है। मार्केट में इतनी किताबें आती है पुराने पेपर की, कोई उठा लो, कोई उठाओ ना, कोई दिशाग, बिना दिशाग, बल गति जो मिले वो ले आओ। भाई पुराने पेपर का मतलब क्या हुआ? आरपीसी ने जो पुराने पेपर लिए, तो कोई भी बुक में आरपीसी के पुराने पेपर वैसे ही मिलेंगे जैसे हर बुक में। बुक वाला चेंज करने से रहा, आरपीसी के पुराने पेपर है। मैं कहता हूं आप तो आरपीसी की साइट पे पुराने पेपर पड़े वही डाउनलोड कर लो, उनको देख लिया करो भले। पर आपको लगता है वहां से कौन डाउनलोड करेगा, कौन देखेगा? तो फिर अच्छा इलाज है, भाई मार्केट में बुक मिलती है, जाको पुराने पेपर की बुक दे, वो जो दे वो लियो, जो अच्छी लगे वो पढ़ लो आप। तो उसमें पुराने क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन निकालते हो तब आपका कंसेंट्रेशन रहता है उस पर। क्वेश्चन निकालते हैं तब अपने को ये पता चलता है क्या पूछता है क्या नहीं पूछता है। क्वेश्चन निकालते हैं तब चीजें रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, तो वो चीजें जिनको याद होना होता है वो स्थायी रूप से जम जाती है। तुम ऐसा तो कुछ करते नहीं, आते हो जाते हो, घर पे जाके इन्हीं नोट्स को थोड़ा बहुत जितना पढ़ा जाता पढ़ लेते हो, अगले दिन वापस आ जाते हो। कि तुम अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाने, कोई चीजों को याद करना, कोई और करना, ऐसा तुम कोई नहीं करते। अभी मैंने 13 पंथ के 3 संत लिखवाए, पढ़ने को हमने यूं इनको पढ़ा 10-15 मिनट, मैंने बोर्ड पे तीनों एक साथ लिख दिया आपके, तो तीनों हो गए लगभग 2-3 मिनट के अंदर ही। तो तुम क्यों नहीं करते घर पे कभी ऐसा खुद, कि हम ऐसा कभी लिख लें कहीं पर, इनको एक साथ याद कर लें अपने? पर नहीं, तुम अलग अलग ही पढ़ोगे इनको, भिक्षु स्वामी को अलग पढ़ोगे, तुलसी को अलग पढ़ोगे, महाप्रज्ञ को अलग पढ़ोगे, इसलिए तुम्हारे तीनों खांचे अलग अलग बने रहते हैं दिमाग में, इसलिए आपस में कोरिलेट नहीं होते। वरना दिमाग में रहते भाई तीनों एक ही तो बात है, एक पहले गुरु है, एक नवे है, एक 10वें। नवे ने अणुव्रत आंदोलन चलाया तो 10वां उसमें भाग लेगा। जैनों की मुख्य सिद्धांत यदि अहिंसा अप्रिग्रह टाइप के हैं तो ये सब इसी प्रकार की बात करेंगे, अहिंसा यात्रा निकालेंगे, विसर्जन पर बल देंगे, सारी वो की वो बात है। पर तुम इनको आपस में रिलेट नहीं करते, आपस में इनको जोड़ते नहीं, तुम जैसे तैसे करके यहां पर तो तुम्हारा लक्ष्य केवल एकमात्र होता है क्लास में नोट छाप ले, मास्टर लिखवाए, इसलिए तुम्हें क्लास में बातें करनी होती है, तुम्हें क्लास में इधर कभी ध्यान नहीं देना होता। मैं कहता हूं जो स्टूडेंट क्लास में शांति से बैठ के ढंग से नोट्स सुन के लिख ले, क्लास में याद हो चीजें। तुमने सुनने की तो क्षमता ही खो दी, कि सुनने का मतलब है कि हम दिमाग लगा के सुने। तुम वैसे सुन रहे हो कि चूंकि कान खुले हैं तो कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है, तो मास्टर ने बोला वैसे वैसे उतार लिया, तुम्हारा उसमें कतई दिमाग नहीं लगता। तुम्हारा दिमाग कभी नहीं जाता कि मैं जब कहता हूं नंगला जहाज, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप आए यहाँ देव बाबा है, वहां हमने लोग देवताओं पढ़ा था, ये 2 मेले थे, ये है। अब होगा क्या, ऐसे जब खुद दिमाग में कभी लाओगे तब ये होगा कि जैसे मैं नंगला जहाज दिखाऊंगा, आप क्या, हाँ यार एक लोग देवता पढ़े थे, देव बाबा पढ़े थे, वो पशु चिकित्सक थे, उनको राजी करने के लिए 7 वालों को भोजन करवाना पड़ता है, और उनके 2 मेले और मेले मेरे याद नहीं आ रहे। हो सकता नहीं याद आए, इतनी सारी चीजें याद नहीं आती, पर कम से कम बाकी 3 तो याद आई। और यदि मेले याद नहीं है तो आपने देखे जाके यार मेले कौन से रहा, पता चला हाँ यार एक भाद्रपद शुक्ल पंचमी है, एक चैत्र शुक्ल पंचमी। यकीन मानिए अगली बार जब कभी देव बाबा का नाम आएगा, सबसे पहले दिमाग 2 मेले बताएगा। दिमाग कहेगा एक भाद्रपद शुक्ल पंचमी, एक चैत्र शुक्ल पंचमी। अब बाकी वाले हो सकता है भूल जाओगे किया क्या था, पर मेले याद रहेंगे। पर ये तब जब दिमाग स्ट्राइक करे आपका, ये तब जब क्लास में चुपचाप बैठो, ये तब जब क्लास में सुन सुन के लिखो। तुम्हारा क्लास में कोई ध्यान नहीं होता है। मैंने दिन पहले ही तुम्हें इतनी बातें समझाई थी कि क्लास के अंदर बैठ के बातें करने से केवल तुम्हारा नुकसान है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। मैं आप ये तो करके देख लो तो आप, कि आप 3 दिन किसी से बात मत करो क्लास में, और फिर वो सुन के लिख लो, और वो घर पे याद करो, फिर वो टाइम देखो कितना लग रहा है, और फिर आप क्लास में बात करो किसी से और बाद में घर पे जाके याद करो, वो टाइम ज्यादा लग रहा है। अपने आप में सीधी सी बात है। तो मेरे हमेशा याद आता है, मैं मेरी क्लास में कभी यूं बात नहीं की भी कि भाई बाहर जाके हो सकता है घर पे जाके नहीं पढ़ा हूं, पूरे दिन ही नहीं पढ़ा, और दोस्तों के साथ पूरे दिन हताई कर लियो, पर क्लास के अंदर मेरा ऐसा था, नहीं क्लास में नहीं। तो मेरे कभी याद नहीं आता कि मेरी क्लास की 2 घंटे की चीज घर पे जाके मेरे को वापस 1 घंटे ज्यादा लगाओ, आधा समय। यदि 2 में पढ़ाया तो मैं 1 में याद कर दूंगा। यदि उसने सर ने 3 घंटे में पढ़ाया कोई सब्जेक्ट, तो मैं उसको 1.5 में याद कर लूंगा। हाँ कोई सब्जेक्ट ज्यादा, कोई टफ सब्जेक्ट लगे और तो हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, पर लगभग ये था कि यदि क्लास में ढंग से सुन के आया हूं, वो सब्जेक्ट आधे समय में याद हो जाते। और जब कभी ऐसा होता है मान लो क्लास अपसेंट कर ली, तुम्हारे पास तो फिर भी ऑप्शन होते हैं, तुम दूसरे बैच में पढ़ लेते हो, ऑनलाइन ले लेते हो, हमारे पास ये ऑप्शन तो था नहीं। अपसेंट हो गए तो हो गए, अब तो फिर किसी की रजिस्टर लेके उतारते, फिर खुद याद करते। वो 2 घंटे वाला 4 घंटे में भी याद नहीं होता।
या क्लास नहीं लेती, चीजें तो वो की वही होती, ले दे के पता ही होता है इनको इस प्रकार से पढ़ना है, इस प्रकार से याद करना है, पर वो सुनी भी नहीं रहती। दिलीप सर की बोली हुई चीजें होती तो हमें याद रहती कि हाँ सर ने ये बोला था, इस बात पे ये बोला था, इस बात पे ये बोला था, तो चीजें ज्यादा याद रहती। इसलिए थोड़ा सा इन पे कंसंट्रेट किया करें। तुम्हें छोटे छोटे टाबर आने लगे, तुम इस चीज को सीरियस ही नहीं लेते, और तुम्हें लगता ही नहीं कि ये तैयारी भी कोई वास्तव में ढंग की तैयारी है। तुम ये कॉलेज की तरह आते हो चले जाते हो, आते हो चले जाते हो, बातें करने के लिए आते हो, दोस्तों के साथ यूं हताइयां की, इसी प्रकार की तुम्हारी टावरों जैसी बातें की, वापस चले गए। थोड़ा सा इसके प्रति सीरियस होइए। यदि घर वालों ने इस तैयारी के लिए भेजा है तो ये तैयारी थोड़ी अलग चीजें मांगती है। फिर इस तैयारी में, कॉलेज वाली पढ़ाई में, बाकी जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें कुछ तो अंतर होता होगा। आप स्टेट की सबसे बड़ी सर्विस की तैयारी करते हैं, आपसे बड़ा अधिकारी कोई नहीं होगा जिस दिन आप लगेंगे। आप इस राजस्थान के सबसे टॉप अधिकारी होंगे, तो कुछ तो ये डेडिकेशन मांगती होगी आपसे, वापस कुछ तो एक्स्ट्रा मांगती होगी। स्टूडेंट आ कहता है सर इसकी कोई ट्रिक बता दो याद करने के लिए। अरे यार तू एक मेंस लिखेगा, ट्रिक से क्या क्या याद करेगा? इसमें तो घुट अंदर, इसके अंदर घुल जा अपने आप के अंदर। क्लास में सुन ढंग से चीजें, घर पे जाके याद कर, जो तेरी याद नहीं होती उनको लिख लिख के देख, फिर भी याद नहीं हो रही लिख के चिपका सामने दीवार पे कि दिन में 10 बार देखूंगा, उसकी फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख। दिन में 10 बार तो मोबाइल की स्क्रीन सेवर खोलता है, स्क्रीन के ऊपर वो आएगा, बार बार तेरी याद होगी यार ये 4 मेले मेरे याद नहीं होते, अब याद हो जाएंगे। ये 4 नाम मेरे याद नहीं होते, अब याद हो जाएंगे। कौन सा सब्जेक्ट मेरे को ये टफ लगता है तो ये मैं सुबह पढ़ लूं तो मेरे जल्दी याद हो, ये मैं शाम को पढ़ूं तो मेरे जल्दी याद हो, ये मैं किसी को सुना दूं तो याद हो जाए। कितने कुछ काम करने के लिए होते हैं। तुमने केवल इसको कॉलेज बना रखी है, बस इतना है। कॉलेज में तुम जाते नहीं, यहां पर तुम आ जाते हो, और इसमें भी तुम में से अधिकतर तो अपनी मर्जी से आते हैं। जब ऑनलाइन मिल गया तब 7 दिन अपने कोचिंग नहीं जाना, बीच में 3 दिन गायब हो जाना है, बीच में 1 दिन आ जाना है, बाद में 2 दिन वापस गायब हो जाना है। मैंने केवल तुम जैसे बच्चे देखे कि जिनके जुकाम लगी तुम क्लास नहीं आए, कि बुखार हो गई थी इसलिए क्लास नहीं आए। क्या क्या फर्क पड़े इस उम्र में यूं छोटी मोटी बुखार भी हो जाए, उसमें क्या कोई बुढ़ापा आ गया तुम्हारे कि अब तो चारपाई से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, और आज तो मैं कैसे जाके बैठूंगा। 6 घंटे तो आदमी यार बुखार में यूं ग्लूकोज लगी हो तो यूं हो तो निकाल दे कि उसके अंदर चला जाऊं। मेरी तो यूं कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब अचानक सुबह सुबह बुखार आ गई, और अपने को लगा कि यार अब तो क्लास कैंसिल भी नहीं कर सकते। रात को आतित नवीन जी को फोन करते किसी दूसरे टीचर की क्लास लगा दो, अब तो लेनी है क्लास, तो 10 घंटे क्लास ले गए। दूसरे दिन जाके भले बुरी हालत खराब हो गई, दूसरे दिन भले ग्लूकोज लगवानी पड़ी, पर उस दिन क्लास लेनी पड़ी तो ले गए, और आदमी निकाल जाता है इतना। तो इतनी शरीर में सामर्थ्य होता है कि शरीर कहता है बीमारी में भी साथ दे जाऊंगा इतना। पर तुम यूं एकदम स्पून फीडिंग बेबी हो कि थोड़ा सा होते तुम्हें लगता है कि नहीं इस कोमल शरीर को मैं कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं थोड़ा बहुत भी। तो थोड़ा जीव को दोहरा कीजिए, थोड़ा शरीर को कठोर बनाइए, तब चीजें पढ़ पाओगे, तब चीजें कर पाओगे। और थोड़ा घर पे जाके ढंग से चीजों को देखा कीजिए, सिंहावलोकन, चीजों को ऊपर से देखना कि हाँ यार ये 2 सब्जेक्ट पढ़ा है अपने को, ये मेले पढ़े हमने, ये पढ़े। कभी तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि जहां मैंने त्योहार और मेले लिख रखे हैं, ये मैं दोबारा कहीं पे लिख लूं, और इनके साथ में मैं सारे देवी देवताओं के मेले लिख दूं, ताकि दोबारा कभी मैं त्योहार मेले देखूंगा तो मेले तो वैसे ही याद कर लूंगा। इसलिए मैं जब भी आपको कोई मेला लिखवाता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं यदि कहूं कि बसंत पंचमी को आता है तो तुम क्या समझोगे, तो मेरा कहने का मतलब ये होता है कि तुम याद कर लोगे अरे ये मेले बसंत पंचमी के। तो होना ये चाहिए कि फिर जब बसंत पंचमी आई जहां पर, वहां पर आएगी चरणदास जी वाला मेला है अपने। अब आपके अलग अलग है आपके। जब मैं पूछता हूं माघ पूर्णिमा तब, सॉरी माघ पंचमी, तब तुम कहते हो बसंत पंचमी। फिर मैं कहता हूं चरणदास जी का मेला, तब तुम कहते हो बसंत पंचमी। तुम्हारे दोनों एक साथ नहीं आते, जुड़ते नहीं है आपस के अंदर, क्यों? दिमाग में कनेक्शन ही नहीं, क्योंकि तुमने वैसा बिठाने की कोशिश ही नहीं की। वरना एक दिन 2 घंटे का काम है, घंटे भर ही लगे कि जितने त्योहार लिख रखे त्योहार अपने को याद है, और ज्यादा अच्छी राइटिंग में लिखने नहीं, रफ कॉपी के अंदर सारे लिखे। और अब सारे देवी देवता उठाए किसका मेला कब कब लग रहा है, तो वहीं पे लिख लिए। अब मैं इसके रिवीजन कर लूंगा 2 बार, 3 टॉपिक एक साथ हुए। देवी देवता वाला हुआ, संत संप्रदाय वाला हुआ, देवियों वाला हुआ, त्योहार मेले अपने को पहले से याद थे, इनके मेले मेले तो एक साथ याद हुए, बाकी वाली चीजें इनकी और देख लेंगे। तभी तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि यार इतनी देवियां पढ़ी हमने 40-42, अब कैसे याद रहेगी। तो उनमें तुम थोड़ा सा कोई देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो ज्यादातर मैंने एक जिले के एक साथ लिखवाई है। तो थोड़ा एक दिन हो गया, आज मैं चित्तौड़ वाली तो 5 याद करी तू, कि चित्तौड़ में सर ने 4 लिखा रखी, एक आउरी माता, एक बड़ली माता है, एक बाण माता और एक बरबड़ी है, ये 4 लिखाई हुई। इन चारों में क्या क्या बात अपने पढ़ लेते हैं। अब मेवाड़ में यदि गोइल राजवंश था तो एक गोइलों की कुल देवी, एक गोइलों की इष्ट देवी,
एक लकवे का इलाज करती है, एक छोटे बच्चों का इलाज करती है, खत्म। उनमें और कुछ ही नहीं, चारों के नाम। तुम थोड़ा देखोगे तो देखोगे कि उनमें से खूब सारी ऐसी है जो या तो कुल देवियां इष्ट देवियां हैं, एक साथ लिख ली कहीं पर कि ये कौन कौन से राजवंश है। अपने सिलेबस में राजवंश कौन कौन से लिखे हुए हैं, आपने लिखा गोहिल लिखा हुआ है, चौहान लिखा हुआ है, राठौड़ लिखा हुआ है, कच्छावा लिखा हुआ है, याद कर ली। गोहिलों के बाण माता, बरबड़ी माता, राठौड़ों की नागणची माता, करणी माता, चौहानों की जीर्ण माता, सॉरी आशापुरा माता, जीर्ण माता, सकराय माता, कछवाहों की इनकी जमवाय माता, शिला माता, ज्वाला माता, वहीं पे एक साथ लिख दी। कुछ देवियां ऐसी है जिनके बारे में हमने स्पेशल कोई बात पढ़ी, इस देवी का मेला एक बार बढ़ता है, केला देवी। इस देवी की पीठ की पूजा होती है, ब्रह्मण्य माता। इस देवता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है, शीतला। जिनकी इस प्रकार की एक एक विशेषता वो एक साथ लिख ली ताकि दोबारा कभी पढ़ देता हूं। हम देखा यार कुछ ब्राह्मणों की कुलदेवियां आ रही है, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी लटियाल माता, बिसा ब्राह्मणों की कुलदेवी आशापुरा माता, खंडेल वालों की कुलदेवी सकराय माता, दादी ब्राह्मणों की कुलदेवी दधीमती माता, एक साथ लिख ली। हम देखा अगर कुछ देवियों के मेले एक साथ है, छींक माता का भी माघ शुक्ल सप्तमी है और उधर ब्रह्मणी माता का भी माघ शुक्ल सप्तमी, माता रानी बचैनी का भी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी है, रानाबाई सा का भी भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। सारे एक साथ याद करने की कोशिश की, दिमाग में बिठाने की कोशिश की, हाँ यार ये दो चीज एक साथ है। दिमाग पे जोर डालोगे दिमाग याद कर लेगा। पढ़ाई वह नहीं है जो किताब खोल के की जाए, पढ़ाई वो है जो किताब बंद करने के बाद की जाए। आप जब नोट्स बंद कर देते हैं उसके बाद जो दिमाग में माथापच्ची करते हैं, टक टिक होती है दिमाग के अंदर, पढ़ाई उसी को कहते हैं। किताब खोल के तो कोई पढ़ता है यार, मैं किसी अनपढ़ आदमी को दे दूं ना, वो भी कुछ ना कुछ कहेगा, यार आंख लिखे हुए हैं, तू सुना दे तो मैं याद कर लेता हूं इसके अंदर से। तो तुमने उसमें क्या एक्स्ट्रा किया? इसलिए यदि इस तैयारी के अंदर हो, यदि वास्तव में ढंग से पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा जीव डालिए इसके अंदर, थोड़ा यूं अन्य चीजों से कटिए, केवल इसी में ध्यान लगाइए। 10-15 दिन कीजिए, 10-15 दिन बाद में आपकी हैबिट पड़ जाएगी, आपको मजा आने लग जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार चीजें रिलेट हो रही है, मैं चीजों को पढ़ पा रहा हूँ साथ के अंदर मिला के, चीजें मेरे ज्यादा याद हो रही है। और एक बार जब यूं चस्का लगता है ना कि ज्यादा याद हो रही है, मैं याद कर पा रहा हूँ, तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है। हमेशा करोगे ऐसा? तुम्हें एक ही काम करना है, मास्टर इधर देखे तब बात करनी है। वो तुम्हें, मुझे लगता है यार तुम्हारे घर वालों ने समझा के भेजा था कि देख हम तेरे को लाख रुपए दे के भेज रहे हैं, तुम बर्बाद कर दे, और क्लास में जाके तू पढ़ना मत, वहां मास्टर को उसकी औकात बताते रहना, तो इससे तेरा तो बुरा होगा, वो तो होगा, पर मास्टर की भी तो बेइज्जती कर ही देगा। 1 लाख रुपए देके, हमने 1 लाख रुपए दिया, इतनी औकात तो रख कि मास्टर की बेइज्जती तो कर क्लास के अंदर, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? मैं 2 घंटे बाद तुम्हारी शक्लें भूल जाता हूं, अगले बैच में जाता हूं तब। मुझे पता है हर महीने पर इस प्रकार के 1000 बच्चे हो रहेंगे, तो मेरे दिमाग में नहीं रहती है चीज कि पिछले बैच में किसने क्या कहा था, किसने क्या नहीं कहा था। नया बैच, नई बातें, नया टॉपिक, नई सब चीजें, पर तुम्हें तो डेली सेम ही करना है ना, तुम्हें तो यही पढ़ना है ना, तुम्हारे लाइफ तो इतनी है ना ले दे के। मेरे वाले में तो हैपनिंग है कि चेंज हो रही है उसमें चीजें, कि थोड़ी देर में अलग बैच आएगा, उसमें अलग प्रकार के बच्चे आएंगे, वो नहीं बोलेंगे, उनको पढ़ाएंगे, 4 नई बातें बताएंगे। और जिन बैच में बच्चे इस प्रकार आपस में नहीं पढ़ते या सामने से रेस्पॉन्स नहीं मिलता या आपस में बात करती है, उनमें किसी भी टीचर का कोई नई बात बताने का जीव नहीं करता, बोलता मैं रगड़ दूं कोर्स जल्दी से, जितना जल्दी हो जाए कर कुरा के निकलूं यार इनके। और अपनी यार एनर्जी खाते हैं कि अपने को बार बार इस प्रकार की बातें करनी पड़ती है। कई बैच होते हैं जिनमें यूं लगता है कि नहीं यार बताई बातें इनके याद हो गई, तो ये जीव करता है कि मुझे जीता आता मैं उड़ेल दूं इन पे, कि मुझे 3 बातें हो रही है, 3 बातें भी यार बता के जाऊं, इससे बच्चों का भला हो सकता है, इससे ये हो सकता है। वरना फिर लगता है कि इनसे तो ये याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा तो नई बात बता के करना ही क्या है। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाइए। आप तो पापा मम्मी को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको यार ग्रेजुएशन में भेज दिया। यहाँ पे लोग धक्के खा के आते हैं यहाँ पे कि एमए कर लेता है, बीएड कर लेता है, फिर कोई 2-4 साल सिलेक्शन नहीं होते हैं, फिर उसको लगता है मैं कोचिंग कर लूं, और तब जाके बंदा कोचिंग कर पाता है। आपके घर वालों ने कितना अच्छा फैसला लिया कि आपको 12th करते ही कहा कि नहीं भाई, ग्रेजुएशन के अंदर ही कहा कि तू कोचिंग कर ले, तू पढ़ाई कर ले, तेरी चीजें याद हो जाएगी। आप में से कईयों को ये लगता होगा कि अपने एक बार ये कोचिंग हो जाए उसके बाद याद कर लेंगे, मरी याद नहीं होगी। ये तो मैं आपको दूं, आज जो मैंने पढ़ा है इसको आज याद कीजिए। हो सकता है मैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं कहता हूं मैं 2 घंटे का 1 घंटे में याद करता, आपसे 1 घंटे में हो सकता है आप में इसको आधे घंटे में याद करे, हो सकता है आप में किसी को 2.5 घंटे लगे। सिर्फ अलग अलग सामर्थ्य, अलग अलग सब्जेक्ट है। मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता था, मेरे याद होता होगा, आपके नहीं याद होते। दूसरा सब्जेक्ट याद होता होगा आपके, पर आप कभी नोटिस करें, आप 2 घंटे की चीज यहां से ढंग से पढ़ के चले जाएं, क्लास में बातें मत करें, केवल सुन के चले जाएं, अच्छे से लिख के चले जाएं। घर पे जाके याद कीजिए, क्लॉक वॉच लगा के याद कीजिए, उसमें स्टॉप वॉच लगा के याद कीजिए कि कितनी देर के अंदर आपकी याद हो रही है। और आपने देखा 2 घंटे का याद करने में 2 घंटा लग रहा है। ठीक, एक दिन एक क्लास आज जाते ही याद मत कीजिए, आप कल याद कीजिए, आज छोड़ दीजिए, आज वाला आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। कल टाइम देखिए, उसमें 2.5 घंटे लगेंगे।
आपके मैं 2 दिन का गैप देके पढ़ के गए आप 2 दिन बाद में याद कीजिए, उसमें 3 घंटे लगेंगे। आप 5-6 दिन छोड़ दीजिए, आपको और ज्यादा टाइम लगेगा। आप किसी दिन क्लास बंक कीजिए, फिर वो याद कीजिए, आपसे याद ही नहीं होगा। इसका मतलब कोचिंग फायदा देती है। यही फायदा है कि कोचिंग में पढ़ाई हुई चीजें जल्दी याद हो जाती है, कोचिंग में पढ़ाई हुई चीजें स्थायी दिमाग के अंदर चली जाती है। तो घर वालों को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, हमें कोचिंग में भेजा। वरना घर वाले कह देते कि पहले ग्रेजुएशन कर बाद में जाना, तो करते ही अपने ग्रेजुएशन क्या करते, फिर उधर 3 साल धक्के खाते, बाद में आते इधर। फिर इन 3 साल का सदुपयोग कीजिए, फिर इनको पढ़ा कीजिए। तो वो कई बार है ना भाई, स्टूडेंट आके पूछता है सर कोचिंग में तो इतने सारे बच्चे आते हैं, सबके सिलेक्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि सब घर पे जाके एफर्ट्स नहीं करते। 1% लोग भी नहीं होते जो इस बात को सीरियस लेते हैं। बाकियों के लिए कॉलेज स्कूल टाइप का है। स्कूल में था जैसे, स्कूल में अपने क्या करते थे, दिल्ली जाते, वापस आ जाते, होमवर्क कर लिया करते, फिर जब टेस्ट आता तब पढ़ते, जब हाफ ईयरली आता तब पढ़ते, जब ईयरली एग्जाम आता तब पढ़ते। वहां पार पड़ जाती है, कारण कि वहां सबको अपने अपने परसेंटेज लाने हैं। आपके 80 आए तो आपके, मेरे 17 आए तो मेरे, इनके 95 आ गए तो इनके। हमें आपस में एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, यहाँ आपस में लेना देना है। यदि कट ऑफ 100 नंबर गई है तो फिर 101 वाला ही पास है। फिर आप ये नहीं कह सकते सर मेरे 90 आ गए तो भी ठीक, आपके 100 आ गए तो ठीक ना। मेरे 100 आए तो मैं सिलेक्ट हूं, आपके 90 आए तो आप फेल है। जिसके 105 है वो सिलेक्ट हुआ है, जिसके 95 है वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। तो वहां वो चीजें फर्क डालती है, फर्क डालती है। तो हमें फिर एक्स्ट्रा करना होता है। तो एक्स्ट्रा क्या ये होता है, स्टूडेंट के बारे पूछता है सर मैं ये तो आप जो पढ़ाते हो इसके अलावा और क्या करूं? अलावा नहीं करना, इसी को अलावा तरीके से करना है, इसी को करने के तरीके ढूंढने हैं। ये याद कैसे हो सकता है, ये करना है। यदि कोचिंग आने के बाद भी बच्चा ये कहे कि कोचिंग के नोट्स के अलावा और क्या पढ़ूं, तो कोचिंग दूर है ना। फिर कोचिंग वालों को रुपए किस बात के दिए हैं कि कोचिंग वाले कहें कि हम तेरे को पढ़ा देंगे और ये तो तू लिख ले और फिर तू 10-15 किताब और पढ़ना। फिर स्टूडेंट घर पे ही पढ़ ले, तुम्हारे पास क्यों लाख रुपए रुला ला के? फिर तो पढ़ ही सकता था, उसको कौन सी किताबों के नाम नहीं पता। और अब तो ये आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप गूगल पे कुछ ही लिखिए, टॉप RAS बुक्स, वो 20 बताएगा। जो आपको और मेरे को नहीं पता उसको बताएगा कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी है। आप कोई टॉपर्स की इंटरव्यू देख लीजिए, वो बता देगा फलानी 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 किताब पढ़नी है। ये तो आप भी जानते हैं। पर यदि यहाँ है तो इसका मतलब हमने नोट्स लिखे हैं, नोट्स लिखे हैं तो इन्हीं नोट्स को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, पुराने पेपर करने हैं, घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है, चीजों को याद करने की कोशिश करनी है। ये तुम करते नहीं। इसलिए बाद में मैं जब तुमसे पूछता हूं तो मैं सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इधर का उधर मिल जाता है हमारे, तो सर पीछे वाला तो भूल ही जाते हैं। अब आप राजस्थान जी के पढ़ा रहे हो, इससे पहले हमारे तो बायोलॉजी हो गई, हमारे तो बायोलॉजी में कुछ याद नहीं। हमें लगता है कि वो भूल ही गए जैसे अपने। कारण कि जब बायोलॉजी चल रही थी या जो सब्जेक्ट तुम्हारा पुराना हो गया, इकोनॉमी होगी और होगी, वो जब चल रहा था उस समय तुमने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। तुम उसको अभी तक स्कूल वाले मोड से बाहर नहीं आए। ये स्कूल में था कि होमवर्क देते, अपने लिखते चले जाते, अपने को पता ही नहीं होता कि चौथे चैप्टर में क्या है, 7वां जब चल रहा होता कि अब जब टेस्ट आएंगे तब चौथा चैप्टर याद कर लेंगे, तब याद हो जाता था। मैं कई बार खुद सोचता हूं कि मैं स्कूल टाइम के अंदर पेपर के अंदर पढ़ता कोई चैप्टर और वो उसी टाइम याद भी हो जाता। तो अब याद क्यों नहीं होता यार? अब तो चीजें भूल जाते हैं अपने। कारण कि तब अपने दिमाग में ज्यादा चीजें होती नहीं थी, दिमाग खाली होता था। तो खाली दिमाग एग्जैक्टली ले लिया करता चीजें, यहाँ ये है ग्रहण कर लेता चीजें। अब अपने दिमाग में खूब सारी चीजें चलती है, खूब सारी चीजें चलती है, इसलिए दिमाग में स्पेस खाली है ही नहीं। खाली नहीं है तो फिर उन चीजों को जगह बनाने के लिए बाद में बार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो जबरदस्ती घुस पाती है दिमाग के अंदर। स्कूल वाली में इसमें अंतर है अपने आप के अंदर। स्कूल वाले में चीजें कम कम हुआ करती थी, इतनी एक साथ नहीं पढ़ते थे। स्कूल में है कि 6th क्लास में केवल एंशिएंट ही पढ़नी है, 7th में केवल मिडिवल लगा रखी है CBSE के, 8th में केवल मॉडर्न है। तो स्टूडेंट तीनों अलग अलग पढ़ रहा है, उसमें भी कोई 3 चैप्टर है, कोई 3 राजाओं के बारे में लिख दिया। यहाँ पर चीजों को रिलेट करना है, आपस के अंदर पढ़ना है, वहां चीजें रिलेट नहीं होती, सब अलग अलग है। मॉडर्न के 4 चैप्टर दे रखे हैं, एक गांधी जी पे दे दिया, एक भगत सिंह पे दे दिया, एक सुभाष चंद्र बोस पे दे दिया और एक को इकोनॉमिक कंडीशन पे दे दिया। 4 अलग अलग चीज है, यहाँ चारों मिले हुए हैं, चारों को एक साथ पढ़ना है। तो वो कौन मिलाएगा अपने, कौन उन पे जाके माथापच्ची करेगा? खुद करोगे तो थोड़ा किया करें। और ऐसा कभी नहीं हो आप में से कि कोई स्टूडेंट घर पे पढ़े और उसके 10-15 रफ कॉपियां ना भरी जाए। हर महीने में कम से कम 2-3 रफ कॉपियां भर देनी चाहिए कि आप पढ़ने जब भी बैठो तो पास में रफ कॉपी है आपके और आप पेन से कुछ ना कुछ लिख रहे हैं उसके ऊपर।
कि भाई 5 शाखाएं, दादू पंथ की 5 शाखाएं अपने से लिख लिख के, खालसा विरक्त उत्तरादि खाकी नागा, 2-3 बार आप हाथ से लिखे, याद है, उसके बाद बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप पढ़ते नहीं वैसे, आप टेबल कुर्सी पे, तुम स्टूडेंट ने पढ़ना ही बंद कर दिया। अब मेरे तो ये भी नहीं समझ में, तुम्हारे आजकल ये कौन सा एक नया रिवाज है, तुम्हारे लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा, तो फिर वो किस लिए लिया था रूम? रूम का तो मतलब यही होता था ना भाई, रूम लेने का मतलब ये है कि घर से आए कि भाई घर पे नहीं पढ़ सकते, घर पे नहीं पढ़ सकते तो रूम में बैठ के पढ़ेंगे। वहां फिर लाइब्रेरी में तुम 1.5 घंटे बाद में कोई इधर और सामने वाला कहता है चाय पीने चले, तब 1.5 घंटे थड़ी पे बैठे वापस आ गए। इसको पढ़ाई नहीं करते, बोला पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुम यूं सोचो कि कुछ भी तुम पढ़ो और तुम्हारे याद हो जाए, तो ब्रह्म ज्ञानी तो तुम हुए नहीं। ब्रह्म ज्ञानी होंगे उस दिन तो क्या पता चीजें याद हो जाए। इसलिए थोड़ा सा अलग एफर्ट्स डालिए, थोड़ा सा अलग मेहनत कीजिए चीजों पे, अलग प्रकार से सोचिए, अलग प्रकार से याद कीजिए, 15-20 दिन कीजिए। शरीर को यूं जोर आएगा, मन जवाब देगा कि नहीं यार कहां फंस गए इस प्रकार की चीजें, पहले वाला ठीक था, रात को सो गए, सुबह उठ के चले गए, लिखवा दिया, जीता पढ़ा गया पढ़ लिया, वापस चले गए। थोड़े दिन करोगे सारी चीजें याद होने लगेगी, सब के सब सब्जेक्ट दिमाग के अंदर छपे हुए मिलेंगे आपको, आपको खुद को अच्छा लग जाएगा। कर लोगे? लेगो तो मेले, ठीक है। तो सुनते हो, खाली भाषण सुनने में तुम्हें अच्छे लगते हैं। मेरे जैसे में मास्टरी ज्यादा घुस जाती है तो भाषण देता है, तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है सुना दिए, ठीक है 5 मिनट तुम चुप रहे, 5 मिनट बाद हम वापस अपनी औकात के अंदर आएंगे। मैं यदि कहूं कि इनका एक मिला दशहरे के अगले दिन लगता है, आश्विन शुक्ल, लिखो आश्विन शुक्ल एकादशी, आश्विन शुक्ल एकादशी। मैं यदि कहूं कि इनका एक मेला बेणेश्वर मेले वाले दिन लगता है, माघ पूर्णिमा, लिख लो माघ पूर्णिमा। लालदास जी भाई लकड़ियां काटने का काम करते थे, लकड़ियां काटने का काम करते मतलब क्या थे? लकड़हारे, लिख लो, यह लकड़हारे थे, ही वॉज ए वुड कटर, यह लकड़हारे थे, ही वॉज ए वुड कटर। इनका जन्म एक मेव परिवार में हुआ था, ही बोर्न इन ए मेव फैमिली, इनका जन्म एक मेव परिवार में हुआ था, ही बोर्न इन ए मेव फैमिली। अब मेव परिवार में तो कौन सी भाषा बोलेंगे? इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। He imparted his teachings in मेवाती लैंग्वेज, इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। He imparted his teachings या his principle in मेवाती लैंग्वेज, इन्होंने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अब कौन से क्षेत्र में प्रभाव ज्यादा होगा इनका? मेवात, देख लो, मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। इज मोर डोमिनेंस इन मेवात रीजन, मेवात क्षेत्र में इनका प्रभाव अधिक है। ही हैज मोर डोमिनेंस इन मेवात रीजन। बिना चेंज के इसी में एक लिखो कुतुब खां, इसी में हेडिंग डालो एक कुतुब खां। देखो यह लालदास जी के बेटे थे, ही वाज सन ऑफ लालदास जी। और इनका मुख्य केंद्र लिखो बांदोली, बांदोली पड़ता है अलवर, ये भी संत बने थे भाई, लिख लो मुख्य केंद्र बांदोली, बांदोली कहां पड़ता है? अलवर। अगला लिखो नरहड़ पीर, अगले संत लिखो नरहड़ पीर। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हिंदुओं में जिनको देवता कहते हैं मुसलमान क्या कर लेते हैं? पीर। नरहड़ झुंझुनू में जगह नाम है, नरहड़ के पीर वे, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? नरहड़ पीर। लिख लो मुख्य केंद्र नरहड़ झुंझुनू।
मुख्य केंद्र नरहट झुंझुनू। मुख्य केंद्र कौन सा है? नरहट। नरहट कहां पे? झुंझुनू। लिखो मेला कृष्ण जन्माष्टमी। मेला कृष्ण जन्माष्टमी। मेला कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी। कहते पहले भाई इनका मेला होता था ना, तो उस दिन वहां पर एक खेजड़ी का पेड़ था, उसे शक्कर बरसती थी, इसलिए नाम पड़ गया इनका हजरत शक्कर बाबा। क्या नाम पड़ गया? लिखो अन्य नाम हजरत शक्कर बाबा। हजरत का मतलब मैंने दिन बताया था, श्रीमान। हजरत शक्कर बाबा। हजरत शक्कर बाबा। क्या नाम था? हजरत शक्कर बाबा। इस चूरू झुंझुनू वाले इलाके को बोलते हैं बागड़। क्या बोलते हैं? तो इनका एक नाम हुआ बागड़ का धनी। क्या नाम हो गया? धनी मतलब मालिक, मास्टर ऑफ बागड़। लिख लो, इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ बागड़। इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ बागड़। इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ऑफ बागड़। अगले लिखो भाई, सैयद फखरुद्दीन। कौन है? सैयद फखरुद्दीन। मुख्य के अंदर लिखो, डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है गलियाकोट। गलियाकोट। गलियाकोट कहां पड़ता है? डूंगरपुर। गलियाकोट कहां पे? डूंगरपुर। अच्छा, गलियाकोट मुख्य केंद्र का मतलब इनके वहां दरगाह बनी हुई है ना। दरगाह का एक नाम और होता है मजार। क्या बोलते हैं? किसकी मजार बनी हुई है? फखरुद्दीन की, इसलिए जगह का नाम है मजार फकरी। क्या नाम है? उल्टा पढ़ो, देखिए का ए वगैरह लगते हैं, इनका मतलब होता है का के की। अब इधर से पढ़ेंगे तो फकरी मतलब फखरुद्दीन। फखरुद्दीन की। तो लिख लो, इस स्थान को मजार फकरी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टार लगाना। इस स्थान को मजार फकरी कहा जाता है। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज मजार फकरी। मजार मतलब दरगाह ना। सूफी संतों की जो समाधियां होती है उनको दरगाह या मजार कहते हैं। इस स्थान को मजार फकरी कहा जाता है। अब कोई पूछे मजार फकरी कहां पर है, तो कहां पर है? गलियाकोट। मुसलमानों में एक संप्रदाय होता है दाऊदी बोहरा। कौन सा संप्रदाय? ये उस दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान है। लिख लो, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र, मेन सेंटर ऑफ दाऊदी बोहरा सेक्ट। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र, मेन सेंटर ऑफ दाऊदी बोहरा सेक्ट। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? गलियाकोट। इसे क्या कहा जाता है? मजारे फकरी, क्योंकि यहां पे किसकी मजार है? सैयद फखरुद्दीन। किसकी मजार है? अपने हिंदू जिसको मेला कहते हैं, मुसलमान उसी को बोल देते हैं उर्स। क्या बोल देते हैं? लिखो उर्स। पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम। कौन सा? मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। लिख लो, उर्स बराबर लिखो मुहर्रम की 27 तारीख। 27th तारीख ऑफ मुहर्रम। मुहर्रम की 27 तारीख। 27th तारीख ऑफ मुहर्रम। मुहर्रम की कौन सी तारीख को किसका उर्स लगता है? जिनका मुख्य केंद्र कहां पर है, जिसे क्या कहा जाता है? मजारे। कौन सा संप्रदाय आता है? अगला लिखो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पढ़ लिए होंगे आपने। मिडिवल की है क्या रजिस्टर आपके पास? मेरे को दिखाओ, जो बातें नहीं लिखाई वो पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा क्यों पढ़े अपने? है? मैंने कहा था मैं पढ़ाऊंगा, पर फिर भी सर ने थोड़ी बातें लिखी है।
हाँ, उन सर ने कहा था मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर फिर भी उन्होंने दो चार बातें तो बताई होगी। हाँ, चलो कोई, वापस पढ़ लेते लो। लिखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जन्म स्थान लिखो संजर, संजर या संजरी, वही ईरान में जगह पड़ती है। अब ईरान बोलते हैं, उस टाइम बोलते फारस, तब तो क्या कहते थे, फारस। अच्छा, इनके नाम का चिश्ती क्यों लगा हुआ है? चिश्ती संप्रदाय का नाम चिश्ती संप्रदाय क्यों है? क्योंकि शुरू करने वाले बंदे का नाम था अबू अब्दाल चिश्ती। क्या नाम था? उसके नाम के आगे चिश्ती क्यों लगा हुआ? उसके गांव का नाम था चिश्ती। क्या नाम था गांव का? चिश्ती। तो जन्म स्थान, इनका जन्म कहां पर हुआ है? संजर। संजर कहां पड़ता है? गुरु का नाम लिखो, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ख्वाजा उस्मान हारूनी। कौन है बताओ देखे? ख्वाजा उस्मान हारून। ख्वाजा उस्मान हारून। अब लिखो, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग अटैक्स ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग अटैक्स ऑफ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के दौरान, ड्यूरिंग अटैक्स ऑफ मोहम्मद गोरी, यह भारत आए थे। ही केम टू इंडिया। यह भारत आए थे। ही केम टू इंडिया। तो गोरी ने इनको एक उपाधि दी थी, सुल्तान उल हिंद। कौन सी उपाधि दी? तो आप हिंदुस्तान जा रहे हो तो आप हिंदुस्तान के क्या हो? उल्टा पढ़ो, देखे बीच वालों का कहा कि मतलब होता है हिंदुस्तान का सुल्तान। तो गोरी ने क्या उपाधि दी? गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। गोरी गेव हिम टाइटल ऑफ सुल्तान उल हिंद। गोरी ने इन्हें सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। गोरी गेव हिम टाइटल ऑफ सुल्तान उल हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। उस समय अपने भारत का राजा हुआ करता पृथ्वीराज चौहान। कौन था? उसकी राजधानी थी अजमेर। कौन सी राजधानी? तो ये भी कहां पर आ गए? अजमेर। लिखो, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। ही मेड अजमेर एज हिज मेन सेंटर। इन्होंने अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। ही मेड अजमेर एज हिज मेन सेंटर। अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। फिर आपने पढ़ा है दिल्ली में एक सुल्तान बना था इल्तुतमिश। कौन नाम था? इसने यहाँ पे अजमेर में दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। कहां का था इल्तुतमिश? दिल्ली। कहां का था? और इसको पूरा करवाता है मालवा का एक सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। कौन पूरा करवाता है? लिखो, दिल्ली की इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली, दिल्ली के इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ऑफ दिल्ली, दिल्ली के इल्तुतमिश ने अजमेर में दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दरगाह एट अजमेर। अजमेर में दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दरगाह एट अजमेर। अजमेर में दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दरगाह एट अजमेर। अजमेर में दरगाह का निर्माण शुरू करवाया था। तथा मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने, एंड गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा, तथा मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने, एंड गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा, तथा मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने, एंड गयासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा, मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने इस दरगाह का निर्माण पूरा करवाया था। कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस दरगाह। इस दरगाह का निर्माण पूरा करवाया था। कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस दरगाह। इस दरगाह का निर्माण पूरा करवाया था।
कोई पहला सुल्तान जो इस दरगाह पे आके गया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने इस दरगाह की यात्रा की थी। हु विजिटेड दिस दरगाह, जिसने इस दरगाह की यात्रा की थी। हु विजिटेड दिस दरगाह, जिसने इस दरगाह की यात्रा की थी। हु विजिटेड दिस दरगाह। सबसे अधिक बार आके गया था अकबर, 14 बार। कितनी बार? उसने इस दरगाह को 18 गांव दान में दिए। कितने गांव दान में दिए? कितने गांव? देखो, अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया था। अकबर विजिटेड दिस दरगाह 14 टाइम्स। अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया था। अकबर विजिटेड दिस दरगाह 14 टाइम्स। अकबर इस दरगाह पर 14 बार आया था। अकबर विजिटेड दिस दरगाह 14 टाइम्स। तथा उसने इस दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे। एंड ही डोनेटेड 18 विलेज टू दिस दरगाह। स्टार लगाना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने गांव दिए थे अकबर ने। तथा उसने इस दरगाह को 18 गांव भेंट किए थे। एंड ही डोनेटेड 18 विलेज टू दिस दरगाह। दरगाह कितने गांव भेंट किए थे? 18। मेवाड़ में एक महाराणा हुए थे, जगत सिंह सेकंड। क्या नाम था? दरगाह को 4 गांव दिए थे। कितने गांव दिए? लिखो, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने दरगाह को 4 गांव दान में दिए थे। डोनेटेड 4 विलेज टू दिस दरगाह। यह भी सवाल पूछा हुआ, स्टार लगाना। दरगाह को 4 गांव दान में दिए थे। डोनेटेड 4 विलेज टू दिस दरगाह। दरगाह को 4 गांव दान में दिए थे। डोनेटेड 4 विलेज टू दिस दरगाह। मारवाड़ में एक राजा हुए थे, अजीत सिंह। कौन थे? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने इस दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। क्या दिया था? समझे भूमि अनुदान का मतलब? भूमि अनुदान का मतलब है जमीन दान में दे दी। देखो, गांव दान में देने का मतलब तो यह है, इन गांव का जितना रेवेन्यू आएगा दरगाह रखेगी। 18 गांव का 18,000 रेवेन्यू तो कौन रखेगी? दरगाह। 4 गांव का 400 रुपए रेवेन्यू तो कौन रखेगी? दरगाह। जमीन दान में देने का मतलब जमीन तुम्हारी, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तुम्हें जो करना हो, खेती करनी है तो खेती करो, और मकान बनाना है तो मकान बनाओ। लिखो, मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने, मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह, मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने, मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह, मारवाड़ महाराजा अजीत सिंह ने दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। गेव लैंड ग्रांट टू दरगाह। दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। गेव लैंड ग्रांट टू दरगाह। दरगाह को भूमि अनुदान दिया था। मराठों में राजा को बोलते थे छत्रपति। क्या बोलते? और मराठों में छत्रपति हुए थे साहू। कौन हुए? शिवाजी के बेटे हुए थे संभाजी, और संभाजी के बेटे साहू। साहू ने इसको गिफ्ट भेजे थे। स्टार लगा के लिखो, ये भी क्वेश्चन है। छत्रपति साहू पहला मराठा राजा था। छत्रपति साहू वॉज फर्स्ट मराठा किंग। छत्रपति साहू पहला मराठा राजा था। छत्रपति साहू वॉज फर्स्ट मराठा किंग। छत्रपति साहू पहला मराठा राजा था जिसने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। हु सेंट गिफ्ट फॉर दरगाह। जिसने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। हु सेंट गिफ्ट फॉर दरगाह। जिसने दरगाह के लिए उपहार भेजे थे। औरंगजेब की एक बहन थी, उसका नाम था जहांआरा। कौन थी? वो तो इस दरगाह पे पैदल आके गई थी। कौन पैदल आके गई? और जहांआरा ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। उस जीवनी का नाम है मुनीस उल अखा। क्या नाम बताओ देखे? किसने लिखी? जहांआरा कौन है? लिखो, मुगल राजकुमारी जहांआरा ने, मुगल प्रिंसेस जहांआरा, मुगल राजकुमारी जहांआरा ने, मुगल प्रिंसेस जहांआरा
मुगल राजकुमारी जहां आरा ने इस दरगाह की यात्रा की थी, विजिटेड दिस दरगाह, इस दरगाह की यात्रा की थी, विजिटेड दिस दरगाह, इस दरगाह की यात्रा की थी, विजिटेड दिस दरगाह। तथा उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, एंड सी रोट बायोग्राफी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तथा उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, एंड सी रोट बायोग्राफी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तथा उसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, एंड सी रोट बायोग्राफी ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। लिखो कोष्टक में मुनीस उल अखा, वो जीवनी का नाम क्या था? क्या नाम था जीवनी का, बताओ देखिए। मुनीस उल अखा, क्या नाम बताओ? मुनीस उल अखा। किसकी जीवनी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। किसने लिखी? लिखो उर्स। अजमेर में उर्स कब लगता है? एक महीना पढ़ा हमने, रज्जब। तो रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक लिख लो। उर्स बराबर लिखो रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक, फ्रॉम 1 तारीख टू 6 तारीख ऑफ रज्जब। रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक, फ्रॉम 1 तारीख टू 6 तारीख ऑफ रज्जब। रज्जब की 1 तारीख से 6 तारीख तक किसका उर्स लगता है? अपने भीलवाड़ा में एक गोरी परिवार रहता है, कौन सा परिवार है? वो उर्स की शुरुआत करता है। तो उर्स की शुरुआत कौन करता है? वो सबसे पहले एक झंडा लाते हैं, वहां झंडा चढ़ाते हैं, उसके बाद उर्स शुरुआत होता है। लिखो, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, गोरी फैमिली ऑफ भीलवाड़ा झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। स्टार्ट्स उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग, फ्लैग ऑफर करते हैं वहां पर। झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। स्टार्ट्स उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग, झंडा चढ़ाकर उर्स की शुरुआत करता है। स्टार्ट उर्स बाय ऑफरिंग ए फ्लैग। 6 तारीख को वहां पर कुल की रस्म होती है। क्या होती है? लिख लो, 6 तारीख को लिखो कुल की रस्म। अब ये उनके अंदर भाई उस दिन कोई कार्यक्रम होता है, कुल की रस्म। और 9 तारीख को होती है बड़े कुल की रस्म। छह तारीख को तो क्या होता है? कुल की रस्म। और 9 तारीख को कल पढ़ेंगे बाकी।